हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे कि दोस्तों रेक्टिफायर क्या होता है और कितने टाइप का होता है। और आज के इस वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज या यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं, या और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी और उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे और एक रेक्टिफायर बना के भी दिखाएंगे कि किस तरह से रेक्टिफायर वर्क करता है, और उसकी इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म को भी हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ए रेक्टिफायर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी करंट। मीन्स एक ऐसी डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। इट इज डन बाई यूजिंग ए डायोड और ग्रुप ऑफ डायोड। मतलब ये एक डायोड या कुछ ग्रुप ऑफ डायोड, मतलब 2, 3 या 4 डायोड की हेल्प से ये सब किया जाता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर यूज वन डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज किया था, व्हाइल ए फुल वेव रेक्टिफायर यूज मल्टीपल डायोड्स। हाफ वेव रेक्टिफायर में फुल वेव में 2 डायोड यूज किए जाते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट किस तरह से होता है। तो दोस्तों, ये हमारा एसी सप्लाई है और हमने इसको स्टेप डाउन करके एक ये हमने डायोड लगा दिया, और ये इस तरह से वेव फॉर्म होती है इनपुट, और आउटपुट पे हमें इस तरह की वेव फॉर्म मिलेगी। तो इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मान लीजिए एक हमारा एक ट्रांसफार्मर है, इस तरह से ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये स्टेप डाउन, ये वाला हमारा मान लीजिए P1 है और ये P2 है, और ये हमारा S1 है, ये S2 है, और यहाँ पर हमने एक डायोड लगा दिया इसके, और एक लगा दिया लोड। ये हो गया हमारा RL, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर VO इस तरह से, और ये हमारा हो जाएगा AC सप्लाई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का। तो दोस्तों, ये हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 230 वोल्ट को, मान लीजिए 12 वोल्ट, 6 वोल्ट या 9 वोल्ट कितना भी हो सकता है। तो ये हम आपको 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमने ये इनपुट पे इस तरह की साइन वेव अप्लाई की तो आउटपुट पे हमें इस टाइप की वेव फॉर्म मिलेगी। ये आपने पढ़ा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा स्टेप डाउन टाइप का, जो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। इस पर 230 वोल्ट AC आएगा, यहाँ पर AC आएगा, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसका ये टर्मिनल हमारा हो जाएगा P1, ये P2, और इसी तरह से ये S1, और ये वाला S2, और ये एक डायोड है जो S1 से हमने कनेक्ट कर दिया है, डायोड का P टर्मिनल। और लोड रजिस्टर जो है, ये हमारा लोड रजिस्टर है RL। तो इसके N टर्मिनल पर एक RL का लगा दिया, और RL को हमने लगा दिया RL का दूसरा टर्मिनल S2 से। तो इसकी इनपुट साइड पर इस टाइप की वेव फॉर्म आएगी, और इसकी जो आउटपुट होगी डायोड की, वो कुछ इस टाइप की होगी, इस टाइप की। इसमें नेगेटिव साइकिल नहीं होगी क्योंकि डायोड रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। ये है सेंटर टेप टाइप का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 12012 1 एम्पियर का। तो अभी हम इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, एक इसका बाइंडिंग नहीं यूज करेंगे हम। तो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं, और एक डायोड जो कि हमने इस ब्रेडबोर्ड पे लगा रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें ये जो सिल्वर कलर का बैंड है, ये हमारा कैथोड है, और दूसरा वाला जो एनोड है। डायोड के ऊपर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं।
तो इस तरह से अब इसके जो ये वाला जो P टर्मिनल है इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये वाला इसके P टर्मिनल पर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का S1 टर्मिनल हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो रेड वाला वायर है ये हमारा S1 टर्मिनल है, हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। और ये ब्लैक वाला वायर को हम ब्रेडबोर्ड में एक जगह पर कनेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद अब हम इसकी इनपुट और आउटपुट दोनों को चेक करेंगे और एक हम रजिस्टर लगा दे रहे हैं इसके आउटपुट पर, मीन्स डायोड के कैथोड पर। और ये डायोड का कैथोड है और RL का जो लोड रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल है वो हम S2 से कनेक्ट कर दिया हमने इस तरह से। ये वाला S1 है और ये S2 है, तो RL का हमने S2 से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। अब हम इसकी AC वोल्टेज चेक करते हैं ट्रांसफार्मर की कि ये कितने वोल्ट यहाँ पर आ रही है। तो ये देखिए मैंने मल्टीमीटर ले लिया है और इसको AC में सेट कर लिया है। AC में सेट करने के बाद अब हम इसके इनपुट पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखिए एक ब्लैक लीड मैंने यहाँ पर लगा दी और दूसरा वाला मैंने यहाँ पर लगाया। आप देख सकते हैं हम इसकी ट्रांसफार्मर को ऑन कर रहे हैं। तो ऑन करने पर ये आ रहा है 13 वोल्ट। AC का सिंबल भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो 13.21 वोल्ट आ रहा है ट्रांसफार्मर का, 13.21 वोल्ट ये हमारा AC है। ये हमने यहाँ पर नोट करके रख लिया है, ठीक है। अब हम इसकी आउटपुट पर वोल्टेज चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो आउटपुट पर हमने इसको यहाँ पर लगा दिया डायोड के जो कैथोड टर्मिनल पर लोड के अक्रॉस। तो ये आ रहा है हमारा, ये हमारा DC होगा, तो मल्टीमीटर में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा DC पर, क्योंकि ये पल्सेटेड DC है, पल्सेटिंग DC है, इसमें हार्मोनिक्स होते हैं। ये आ रहा है 5.6 वोल्ट, DC 5.6 वोल्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा 5.6 वोल्ट हो गया है। अब इसकी हम वेवफॉर्म देखते हैं कि इनपुट पर वेवफॉर्म किस तरह की है ऑसिलोस्कोप में। तो ऑसिलोस्कोप का जो ये BNC केबल है इसको हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ये हमने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर कनेक्ट कर दिया है और अब हम आपको दिखाएंगे कि ये वेवफॉर्म किस तरह की आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर ये कुछ इस तरह की वेवफॉर्म आ रही है। ये हमारा साइन वेव है 13 वोल्ट का। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 13 वोल्ट AC RMS वैल्यू है 13.11। तो इस तरह से साइन वेव आती। अब हम इसका कनेक्शन चेंज कर रहे हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पर इसका अब आउटपुट पे कनेक्शन कर रहे हैं, तो देखेंगे वेवफॉर्म किस तरह की आएगी। दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि ये हमारा इनपुट पे इस तरह के वेवफॉर्म आएगा और जब हम इसकी आउटपुट पर देखेंगे, क्योंकि डायोड जब ये वाला हमारा पॉजिटिव साइकिल इस पर आएगा तो ये फॉरवर्ड करेगा। एक बार जब साइकिल पॉजिटिव से जैसे 0 से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक आएगा तो ये हमारा ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही ये साइकिल 0 से निगेटिव की तरफ जाएगा, ये हमारा निगेटिव साइकिल है, तो ये डायोड जो है रिवर्स बायस में वर्क करेगा। मतलब अभी यहाँ पर पॉजिटिव था, बाद में यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो ये इस वाली कंडीशन में क्या है, किस तरह की कंडीशन, फॉरवर्ड बायस में तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये वाला हमारा कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी और ये करंट ऐसे होते हुए ऐसे इधर इस सर्किट में ये कंप्लीट पाथ बना लेगा इस तरह से। लेकिन जब ये रिवर्स बायस में जाएगा तो कुछ कंडीशन इस तरह की होगी और ये वर्क नहीं करेगा। तो जो वेव फॉर्म मिलेगी वो हमें कुछ इस टाइप की मिलेगी, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ये वर्क करेगा और रिवर्स बायस में ये क्लिप कर देगा। तो वही वेव फॉर्म देखिए मैंने यहाँ पर ये कनेक्शन कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर लोड के क्रॉस ये वेव जेन का जो हमारा DSO है उसका लीड लगाई है इसके कैथोड टर्मिनल पर लोड के अक्रॉस। तो देखेंगे वेव फॉर्म किस तरह की आ रही है। ये देखिए वेव फॉर्म इस तरह की आ रही है। आपने ये थ्योरी में पढ़ा, लेकिन आज हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वेव फॉर्म आती है। तो देखिए ये इस तरह की वेव फॉर्म बिल्कुल इसकी जैसी आ रही है, जैसा ये वेव फॉर्म है। ये देखिए ये नेगेटिव वाला साइकिल इसमें क्लिप हो गया, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वाला आ रहा है। तो इस तरह से ये हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर्किट। तो रेक्टिफायर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो क्या करता है AC को DC में कन्वर्ट करता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर वह सर्किट होता है जिसमें AC इनपुट के केवल एक हाफ साइकिल में ही DC आउटपुट मिलता है। तो देखो सिर्फ एक हाफ साइकिल में ही DC हमें मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं सर्किट की। तो सर्किट
सर्किट के बारे में हमने आपको पहले थोड़ा बता दिया, थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि ये AC वोल्टेज है जिसका रेक्टिफिकेशन किया जाना है, उसको हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट कर दिया। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई हमारी, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गई ट्रांसफार्मर की ये। और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने एनोड टर्मिनल से मैं कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। आप इसको भी देख लीजिए, सेकेंडरी वाइंडिंग को डायोड के P और इससे P से, और इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। तो ये सब कनेक्शन करने के बाद हमने RL का दूसरा टर्मिनल जो है ट्रांसफार्मर की जो ये लोड रजिस्टर है इसका दूसरा टर्मिनल ट्रांसफार्मर के से एक S2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर का जो काला वाला तार है ये S2 टर्मिनल है, इससे हमने कनेक्ट कर दिया है। ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने से क्या बहुत सारे हमें कुछ बेनिफिट हैं, हम डायरेक्ट इसको नहीं देते क्योंकि इसके द्वारा AC इनपुट वोल्टेज जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेटअप कर सकते हैं। इसकी जगह पर हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, या ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हम इसकी जगह पर 6 वोल्ट 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि ट्रांसफार्मर लगाने से मेन सप्लाई और जो हमारा इक्विपमेंट जैसे हम यहाँ पर मल्टीमीटर लगा रहे हैं, ये हमारा जो ऑसिलोस्कोप है या कोई दूसरी डिवाइस है, उसके बीच में सीधा कांटेक्ट नहीं होता है, आइसोलेशन हो जाता है। तो जिससे क्या है इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह नहीं लगता है, उससे हम सेफ्टी हो जाती है और उससे हमें बचाव हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग कैसे, तो वर्किंग हमने बता दिया आपको, ये हमारा जो है ये एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है फॉरवर्ड वाइज में, और रिवर्स वाइज में करंट जीरो होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा। अब इसमें क्या है कि ये हमारा पल्सेटिंग DC आ रहा है, यहाँ पर इसमें पल्स है, और इस हार्मोनिक्स को रिमूव करने के लिए हम एक कैपेसिटर फिल्टर लगाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक फ़िल्टर है, कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइटिक, इसको हम इसकी उस पर लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से मैंने जब इसके यहाँ पर कैपेसिटर लगाया, देखेंगे वेव फॉर्म किस टाइप की आ जाएगी। ये वेव फॉर्म कुछ इस टाइप की आएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वेव फॉर्म कुछ इस टाइप की आ गई। हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से इसमें रिपल्स को कुछ कम कर दिया। ये देखिए ये कुछ इस टाइप की हमारा वेव फॉर्म है, और इसमें ये जो निगेटिव साइकिल में क्या है कि पहले तो कैपेसिटर हमारा इस जब पॉजिटिव साइकिल होगी, पॉजिटिव साइकिल में हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, ये चार्ज हो रहा है। अब जैसे ही निगेटिव साइकिल आएगी ये हमारा कैपेसिटर जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा, ऐसे। और फिर जैसे ही पॉजिटिव साइकिल की फिर ये हमारा कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, और फिर ये दोबारा से जैसे ही निगेटिव ये रिवर्स बात में जाएगा तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा। तो इससे क्या है रिपल्स कम हो जाती है, और हमारा जो आउटपुट है वो DC थोड़ा सा यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो ये स्मूथिंग कैपेसिटर बोलते हैं इसको, ये वेव फॉर्म को काफ़ी स्मूथ कर देता है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पर कैपेसिटर को हटाएंगे तो ये पूरा वेव फॉर्म आएगा, और ये देखिए इस तरह से अब मैं लगा रहा हूँ तो कुछ इस तरह से हो रहा है, देखिए। तो ये कैपेसिटर फिल्टर है, इसका ये रिपल्स को या हार्मोनिक्स को कम करता है। दोस्तों बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के एप्लीकेशन की। तो हेयर आर फ्यू कॉमन एप्लीकेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर्स। दे आर यूज्ड फॉर सिग्नल डिमॉड्यूलेशन पर्पज। इसका सिग्नल के डिमॉड्यूलेशन जो होते हैं, डिमॉड्यूलेटर उन सर्किट में यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन। इसका रेक्टिफिकेशन में यूज ना के बराबर होता है, नहीं होता है, या बहुत कम होता है। दे आर यूज्ड फॉर सिग्नल पीक एप्लीकेशन में, सिग्नल की पीक को एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि इसमें पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है ना। इसका जो आउटपुट है वो लो होता है, और इसका आउटपुट जो है ये कंटेंस लॉट ऑफ रिपल्स, मतलब इसमें हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता आजकल रेक्टिफायर में। लेकिन दूसरे सर्किट में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों इसका जो रिपल फैक्टर होता है, इसका रिपल फैक्टर होता है 1.21, और इसकी इफ़िशियंसी भी काफ़ी कम होती है, 40.6% इफ़िशियंसी, 40.6%। और इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है PIB, ये होता है हमारा BM, और इफ़िशियंसी 40.6%, रिपल फैक्टर 1.21। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।